सो हाय रिवान, वेलकम बैक अगेन। तो यहाँ पे इन्वायरमेंट इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी की लेक्चर सीरीज़ का यहाँ पे रहेगा लेक्चर नंबर 12 ओवरऑल। तो ये वाले लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था पोल्यूशन वाला पार्ट, तो यहाँ पे हम कवर करेंगे सॉइल पोल्यूशन को। देन हम देखेंगे यहाँ पे सॉइल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, एंड देन हम देखेंगे यहाँ पे नॉइस पोल्यूशन। एंड लेक्चर के एंड पे हम यहाँ पे देखेंगे 10 to 15 MCQ जो कि डिफरेंट पेपर्स में पूछे जा चुके हैं। तो बहुत सारे बच्चों ने मेंशन किया था कि सर यहाँ पे जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड कीजिए इन्वायरमेंट की। तो आप क्या कीजिए, आप यहाँ पे जेके एग्ज़ाम क्रैकर की जो टेलीग्राम की चैनल है ना, तो ये ज्वाइन कीजिए एंड वहीं पे आपको सारा कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ। एंड दिस इज़ माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन हियर। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंट पॉल्यूटेंट्स देखे थे कि पॉल्यूटेंट क्या होते हैं, पॉल्यूटेंट्स की क्लासिफिकेशन क्या होती है। देन हमने वहीं पे एयर पोल्यूशन को कंक्लूड किया था। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे सॉइल पोल्यूशन को। क्लियर। अब सॉइल पोल्यूशन होता क्या है? सॉइल पोल्यूशन होता है कोई भी अनफेवरेबल आल्ट्रेशन या फिर एडिशन, क्लियर, जो कि कहाँ पे की जाए, जो कि सॉइल के साथ की जाए, यानी कि सॉइल के साथ डिफरेंट चेंजेस की जाए। तो उस कारण क्या क्या होता है? तो उस कारण सॉइल की जो फर्टिलिटी है, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल वो डिक्रीज होती है, या फिर प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉइल वो डिक्रीज होती है। तो उस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? उस फिनोमेना को हम कहते हैं सॉइल पोल्यूशन, यानी कि सॉइल फर्टिलिटी का कम होना या फिर सॉइल प्रोडक्टिविटी का कम होना, किन के कारण? ड्यू टू अल्ट्रेशन विद द सॉइल। तो वो कहलाता है सॉइल पोल्यूशन। क्लियर। तो इसके डिफरेंट रीजन्स होते हैं एंड डिफरेंट टाइप्स होते हैं सॉइल पोल्यूशन के। एक एक करके यहाँ पे हम देखते हैं। पहला टाइप जो होता है दैट इज पॉजिटिव सॉइल पोल्यूशन, एंड जो सेकंड टाइप होता है दैट इज नेगेटिव सॉइल पोल्यूशन, एंड जो थर्ड वन होता है दैट इज लैंडस्केप पोल्यूशन। अगर हम पॉजिटिव सॉइल पोल्यूशन की बात करें तो ये मेनली होता है किन के कारण? जो हम डिफरेंट सबस्टांस ऐड करते हैं सॉइल में, लाइक पेस्टिसाइड्स हो गए या फिर इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हो गए। देखिए पेस्टिसाइड्स यहाँ पे, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। तो इनऑर्गेनिक की बात अगर हो रही है यहाँ पे, तो मेनली यहाँ पे जो पोटाश एंड सल्फर वगैरह है ना, वो एडअप किया जाता है सॉइल में। क्लियर। एंड जो डिफरेंट इंडस्ट्रियल वेस्टेज होते हैं, डिफरेंट इंडस्ट्री से जो सॉलिड वेस्टेज निकलते हैं, लाइक प्लास्टिक हो गया, बोटल्स हो गए, पेपर्स हो गए, डिफरेंट चीज़ें जो निकलती है, तो इनके कारण जो पोल्यूशन क्रिएट होता है तो वो कहलाता है पॉजिटिव सॉइल पोल्यूशन। नेक्स्ट इज नेगेटिव सॉइल पोल्यूशन। अगर हम नेगेटिव सॉइल पोल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे मेनली क्या होता है? यहाँ पे मेनली जो सॉइल होती है ना, तो सॉइल में फ्लडिंग के कारण, यानी कि एक्सेस रेन वाटर के कारण या फिर फ्लडिंग के कारण जो इरोजन है ना, वो ओकर करता है। एंड इस टाइप के पोल्यूशन को हम बोलते हैं नेगेटिव सॉइल पोल्यूशन। यानी कि मेनली ये किसके कारण होता है? ये होता है इरोजन ऑफ सॉइल के कारण, नेगेटिव सॉइल पोल्यूशन। पॉजिटिव हमने देखा जब हम डिफरेंट सबस्टांस को एडॉप्ट करेंगे हमारी सॉइल में। नेक्स्ट है यहाँ पे लैंडस्केप पॉल्यूशन। जो लैंडस्केप पॉल्यूशन है ना, ये मेनली किन की बात करता है? ये मेनली डंपिंग ऑफ वेस्ट की बात करता है, यानी कि जो डिफरेंट वेस्टेज निकलते हैं हमारे घर से, फ्रॉम हाउस, हमारे हाउस, देन डिफरेंट इंडस्ट्रीज या फिर डिफरेंट फैक्ट्रीज। तो वो जो वेस्ट है ना, उनकी डंपिंग के कारण, यानी कि प्रॉपर मैनेजमेंट उनकी नहीं की जाती है, उनको ऐसे ही डंप किया जाता है, ऐसे ही इन्वायरमेंट में छोड़ा जाता है। तो उसके कारण जो पोल्यूशन क्रिएट होता है दैट इज लैंडस्केप पोल्यूशन। लाइक रबिश हो गया, गार्बेज हो गया, स्लज, स्लज जो कि हमारे बाथरूम से निकलता है या फिर इंडस्ट्री से निकलता है, तो या फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं। तो इनके कारण कौन सा पोल्यूशन क्रिएट होता है? दैट इज लैंडस्केप पोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। पॉजिटिव पोल्यूशन, नेगेटिव सॉइल पोल्यूशन, दैन लैंडस्केप पोल्यूशन। अब यहाँ पे अगर हम डिफरेंट पॉल्यूटेंट्स की बात करें सॉइल में, तो आपको डिफरेंट टाइप के पॉल्यूटेंट्स मिलेंगे। लेट मी टेक वाटर फर्स्ट। तो आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट्स मिलेंगे, लाइक केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स। क्लियर। जो फार्मिंग में यूज होते हैं। क्लियर। फिर वो कहाँ पे जाते हैं? वो सॉइल के अंदर जाते हैं। तो वो क्या करते हैं? जो सॉइल में इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि प्रोडक्टिविटी में हेल्प करते हैं, तो उनको क्या करते हैं? उनको किल अप करते हैं। एंड साथ ही में सॉइल को क्या बनाते हैं? टॉक्सिक बनाते हैं। अब अगर फर्टिलाइजर की बात करें, लाइक पोटाश वगैरह हो गया, क्लियर, या फिर मैनवर्स हो गए डिफरेंट, तो अगर उनका हम ज़्यादा उपयोग करेंगे, यानी कि उनको हम ज़्यादा यूज़ करेंगे इन एक्सेस, तो उनके कारण क्या होगी? जो सॉइल फर्टिलिटी है ना, वो क्या होगी? डिक्रीज होगी। एंड इन टर्न जो सॉइल है ना, वहाँ पे जो साल्ट कंटेंट है ना, वो इंक्रीज होगा।
नेक्स्ट पॉल्यूटेंट जो है कहाँ पे सॉइल पोल्यूशन में, दैट इज ह्यूमन एंड एनिमल एक्सक्रीटा, यानी कि जो हम ह्यूमन वेस्ट या फिर एनिमल वेस्ट क्या करते हैं, कहीं जगह फेंकते हैं। तो उसके कारण क्या होता है, जब ये है कोई सॉइल, यहाँ पे जब हम यहाँ पे कोई वेस्ट प्रोडक्ट, ह्यूमन वेस्ट प्रोडक्ट या फिर एनिमल वेस्ट प्रोडक्ट फेंकेंगे, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डिफरेंट पैथोजन अराइज करते हैं। क्लियर। फिर वो पैथोजन क्या करते हैं, वो डिफरेंट डिजीजेस सेपरेट करते हैं, किन में, ह्यूमंस में। नेक्स्ट है यहाँ पे लेड फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स। तो इसके कारण क्या होती है, लेड पॉइजनिंग होती है। या फिर फ्लोराइड्स, जो एक्सेस फ्लोराइड्स होते हैं कहाँ पे, मैनवर्स में। तो उसके कारण वो जो फ्लोराइड्स हैं ना, वो फिर किस में जाते हैं, वो फिर सॉइल में जाते हैं। तो उसके कारण क्या होती है, फ्लोरिसिस होती है। तो फ्लोरिसिस मेनली किन को इफेक्ट करती है, हमारे टीथ को इफेक्ट करती है। या फिर कोई भी डिस्कार्डेड सॉलिड वेस्ट, लाइक यहाँ पे हमने देखा, ये है डिस्कार्डेड सॉलिड वेस्ट्स। तो ये जो डिस्कार्डेड सॉलिड वेस्ट्स है ना, उनके कारण क्या क्रिएट होता है, जब आप यहाँ से गुजरोगे, व्हेन यू विल मूव फ्रॉम हियर, क्लियर, नियर बाय, तो आपको क्या लगे, आपको यहाँ पे क्या फील होगा, यू विल फील हियर फाउल स्मेल। तो यही चीज़ें होती है कहाँ पे, या फिर अनहाइजीनिक कंडीशंस आप फील कर पाओगे। तो ये हो गए डिफरेंट पोल्यूटेंट्स जो कि रेस्पॉन्सिबल है फॉर सॉइल पोल्यूशन। नेक्स्ट है यहाँ पे कंट्रोल ऑफ सॉइल पोल्यूशन। अब अगर पोल्यूशन हो रहा है तो इसको क्या करना है, इसको कंट्रोल करना है। तो यहाँ पे डिफरेंट मेथड्स या फिर मेजर्स अडॉप्ट किए जाते हैं। वन इज ऑर्गेनिक फार्मिंग, देन हम देखेंगे सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, प्रॉपर मेथड हमें फॉलो करना होगा, या फिर सॉइल कंजर्वेशन करना होगा, जहाँ पे बायोलॉजिकल एंड मैकेनिकल मेथड्स अडॉप्ट किए जाते हैं। तो अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करें, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं ना, उनको यूज़ करते हैं, ना कि मैन मेड प्रोडक्ट्स। क्योंकि मैन मेड प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना, अगर उनका थोड़ा सा भी कंटेंट इंक्रीज होता है, तो उनके कारण क्या होता है, सॉइल पोल्यूशन होता है। तो इसीलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम क्या करते हैं, जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं ना, उनको यूज़ करते हैं। क्लियर। क्योंकि वो क्या होते हैं, वो होते हैं इको फ्रेंडली। कौन, यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में, तो इसके कारण क्या होता है, यहाँ पे लेसर यूज़ ऑफ केमिकल्स होता है। देयर फोर यहाँ पे जो वेस्ट वगैरह है ना, उनका प्रोडक्शन जो होता है वो कम होता है। क्लियर। तो लाइक हम क्या अडॉप्ट करते हैं, लाइक वर्मी कंपोस्ट हो गया, ग्रीन लीफ मैनवर्स हो गए, क्रॉप रोटेशन मैनवर्स, या फिर बायो फर्टिलाइजर्स, एनिमल हस्बेंड्री, बायोलॉजिकल मैनेजमेंट। तो ये किस में आते हैं, ये आते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में। तो इनको भी नोट डाउन करके रखिएगा, क्योंकि ये भी कभी कभार पूछे जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन दी ऑर्गेनिक फार्मिंग। नेक्स्ट है यहाँ पे जो नेक्स्ट मेथड या मेजर अडॉप्ट किया जाता है, दैट इज सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल। तो देखिए हमने देखा जो लैंडस्केप पोल्यूशन है वो किन के कारण हो रहा था, वो मेनली हो रहा था ड्यू टू डंपिंग ऑफ वेस्ट। क्लियर। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो वेस्ट है ना, इनको डिस्पोजल हम करते हैं प्रॉपरली। आगे जाकर हम जब यहाँ पे देखेंगे वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, तो वहाँ पे आप अच्छे से समझोगे कि किस टाइप के मेथड हम अडॉप्ट करते हैं। बट यहाँ पे समझिए कि ये जो डिफरेंट वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, लाइक यहाँ पे ग्लास आपको मिलेगा, प्लास्टिक, यहाँ पे आपको डिफरेंट मेटल्स मिलेंगे, यहाँ पे आपको पेपर्स मिलेंगे, यहाँ पे आपको ऑर्गेनिक वेस्टेज मिलेंगी। तो उनको हम क्या कर सकते हैं, उनको हम अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। यानी कि ग्लास को अलग डंप, प्लास्टिक को अलग डंप, पेपर को अलग डंप, मेटल को अलग डंप, ऑर्गेनिक को अलग डंप। क्योंकि जो हम जानते हैं जो प्लास्टिक वगैरह होता है, तो जो प्लास्टिक होता है ना, इसकी डिकम्पोजिशन ईजिली नहीं होती है। इट टेक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स किसकी, प्लास्टिक की डिकम्पोजिशन इन कंपैरिजन टू जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, तो उनकी डिकम्पोजिशन जो होती है वो ईजिली होती है। तो इसीलिए ये मेथड हमें अडॉप्ट करना होगा सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल में। यानी कि हमें प्रॉपरली जो डिफरेंट सॉलिड्स हैं ना, उनको कैटेगराइज करना होगा अलग अलग। फिर जाके जो वेस्ट है ना, या फिर सॉलिड वेस्ट है ना, उनको हम इजीली यहाँ पे आइडेंटिफाई कर पाएंगे, एंड हम प्रॉपर मेथड्स यहाँ पे अडॉप्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे सॉइल कंजर्वेशन। अब अगर हम सॉइल कंजर्वेशन की बात करें, तो यहाँ पे दो मेथड्स इन्वॉल्व होते हैं। वन इज़ बायोलॉजिकल मेथड एंड अनदर इज़ मैकेनिकल मेथड। अब बायोलॉजिकल मेथड में क्या होता है, जनरली यहाँ पे टेरेस फार्मिंग देखी जाती है। टेरेस फार्मिंग यहाँ पे मीनिंग की जो प्लांटिंग हम क्या करते हैं, जो लटी है सॉइल यहाँ पे। क्लियर। तो सॉइल में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम वेजिटेशन लगाते हैं। क्या करते हैं हम, वेजिटेशन। तो वेजिटेशन के कारण क्या होता है, जो सॉइल रिमूवल होता है वो ईजिली नहीं होता है। नेक्स्ट, या हम कर सकते हैं इसी में, कहाँ पे, बायोलॉजिकल मेथड में ही, यहाँ पे
जनरली जो ग्रेजिंग फील्ड्स हैं ना, उनमें हम जनरली क्या एडॉप्ट कर सकते हैं, यहाँ पे ग्रास को एडॉप्ट कर सकते हैं, क्लियर, ताकि जो यहाँ पे सॉयल रिमूवल है ना वो इजीली ना हो जाए। या फिर एफॉरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन भी किस में आता है, बायोलॉजिकल मेथड्स में। नेक्स्ट है यहाँ पे मैकेनिकल मेथड। अगर हम मैकेनिकल मेथड की बात करें तो जनरली यहाँ पे क्या अडॉप्ट किए जाते हैं, जनरली यहाँ पे चक डैम्स अडॉप्ट किए जाते हैं। चक डैम्स क्यों अडॉप्ट किए जाते हैं, देखिए अगर कभी कभार एक्सेस रेन वाटर आता है, यानी कि अगर एवरेज बारिश है ना उससे काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही हो, क्लियर, तो उस बारिश के कारण क्या होता है, फ्लडिंग होती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम चक डैम यहाँ पे बनाते हैं, किसके लिए, वाटर स्टोरेज के लिए। यानी कि ये जो एक्सेस वाटर आ रहा है तो इसको हम क्या कर पाएंगे, स्टोर कर पाएंगे, क्योंकि अगर हम इसको स्टोर नहीं करेंगे ये हमारी सॉइल को क्या करेगा, इरोड करेगा। तो ये मेथड्स हम अडॉप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे एक टर्म दैट इज डेजर्टिफिकेशन। अब डेजर्टिफिकेशन क्या होती है, डेजर्टिफिकेशन होती है मेनली जो सॉइल है ना इसकी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, वो लॉस हो जाती है, या फिर जो सॉइल है ना इसकी टॉप लेयर जो है ना इसका इरोजन होना, तो ये कहलाता है डेजर्टिफिकेशन। किन के कारण, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ डेजर्ट्स, क्लियर, तो ये कहलाता है डेजर्टिफिकेशन। अब ये जो डेजर्टिफिकेशन है ना इसके कारण क्या होता है, जो प्रोडक्टिविटी होती है या फिर फर्टिलिटी होती है हमारी सॉइल की या फिर लैंड की, वो डिक्रीज हो जाती है। एंड वी नो दैट जो डेजर्ट है ना ये क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ विंड्स इनकी शिफ्टिंग होती है। क्या होती है, शिफ्टिंग, यानी कि अगर एक बार यहाँ पे डेजर्ट बनाना तो धीरे धीरे आफ्टर सम ईयर्स तो ये काफ़ी बड़ा एरिया यहाँ पे कवर अप करेगा। तो ये चीज़ों का हमें ध्यान देना होगा, क्लियर। एंड मेनली जो सॉइल इरोजन एंड डेजर्टिफिकेशन है ना ये किसको इनको एक्सेलरेट किया जाता है, यानी कि ये आपको ज़्यादा दिखेंगी कहाँ पे, जहाँ पे आपको डिफॉरेस्टेशन दिखे। देखिए ये वाला पोर्शन देखिए, यहाँ पे मैंने ये पिक ली है, तो देखिए यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन की गई है, यहाँ पे जो डिफरेंट प्लांट्स है ना उनकी कटिंग की गई है, तो ये किसको एक्सेलरेट करेगा, ये एक्सेलरेट करेगा डेजर्टिफिकेशन एंड सॉइल इरोजन को, यानी कि यहाँ पे आपको ज़्यादा इरोजन एंड डेजर्टिफिकेशन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है यहाँ पे इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। वी ऑल नो दैट, हर एक को पता होगा कि डिफॉरेस्टेशन के बैड इम्पैक्ट क्या होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में। चेंज इन क्लाइमेट आपको दिखेगा, बायोडाइवर्सिटी लॉस आपको दिखेगा, क्योंकि डिफरेंट स्पीशीज़ की डेथ होगी, एनिमल्स की, प्लांट्स की, ग्लोबल वार्मिंग राइज होगी क्योंकि CO2 कंटेंट इंक्रीज होगा, या फिर सॉइल इरोजन होगा, फ्लडिंग होगी ग्लोबल वार्मिंग के कारण, साइक्लोन्स आएंगे, सिलिटेशन होगी किनकी, डिफरेंट वाटर बॉडीज़ की, एंड साथ ही में जो डिफरेंट पीपल किस पे डिपेंडेंट होते हैं, डिफरेंट फॉरेस्ट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, तो उनका लिवलीहुड भी यहाँ पे ख़राब हो जाएगा। तो ये होते हैं इफेक्ट्स के डिफॉरेस्टेशन के। अब है यहाँ पे टर्म्स एफॉरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन। देखिए एफॉरेस्टेशन में क्या होता है, यहाँ पे होती है इस्टेब्लिशमेंट एक नए फॉरेस्ट की कहीं नई जगह पे, यानी कि ये है कोई जगह, यहाँ पे है कोई जगह, तो ये वाली जगह में आपको प्लांट्स नहीं मिल रहे हैं या फिर ट्रीज नहीं मिल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिफरेंट ट्रीज की प्लांटेशन करेंगे, तो ये कहलाता है एफॉरेस्टेशन। अब रिफॉरेस्टेशन क्या होती है, रिफॉरेस्टेशन होती है री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए फॉरेस्ट। कहाँ पे, डिफॉरेस्टेड लैंड में। लेट ये था कोई लैंड, क्लियर, ये था इनिशियली कोई लैंड, तो इस लैंड में ऑलरेडी यहाँ पे प्लांट्स वगैरह थे, फिर हमने क्या किया, इन प्लांट्स की कटिंग की, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हुई, अब यहाँ पे कुछ भी प्लांट्स आपको नहीं दिखेंगे, यानी कि ये यहाँ पे डेजर्टिफिकेशन हुई है। फिर हम क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट कंडीशन में हम यहाँ पे इसी जगह पे डिफरेंट प्लांट्स को यहाँ पे ग्रो अप कराएंगे, तो ये कहलाता है रिफॉरेस्टेशन, यानी कि री एस्टैब्लिशमेंट, क्लियर, यानी कि जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड फॉरेस्ट था फिर उसकी कटिंग हुई, यानी कि डिफॉरेस्टेशन हुई, फिर उसी जगह हम डिफरेंट प्लांट्स को नए से उगाएंगे, तो वो कहलाता है रिफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन याद रखिएगा ये होता है किसी नई जगह पे। नेक्स्ट है यहाँ पे वाटर लॉगिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वाटर लॉगिंग, क्लियर। अब वाटर लॉगिंग होता क्या है एक्चुअली, देखिए यहाँ पे समझते हैं। तो लेट ये है कोई प्लांट, यहाँ पे क्या है, कोई प्लांट, यहाँ पे ये है कोई प्लांट, ये है प्लांट के यहाँ पे रूट्स, एंड ये है ग्राउंड लेवल। अब देखिए वाटर लॉगिंग में होता क्या है, अगर हम किसी प्लांट को कंटिन्यूसली वाटर सप्लाई करें, यानी कि उसको हम टू मच वाटर यहाँ पे अप्लाई करें, या फिर इरिगेशन देखते हैं ना हम, ये है कोई खेत, यहाँ पे हम खेत को क्या करते हैं, इरिगेट करते हैं, यानी कि हम खेत को वाटर देते हैं। तो अगर हम
एक्सेस वाटर यहाँ पे दें, यानी कि अगर इसको 2 मंथ की रिक्वायरमेंट है, हमने 4 मंथ की यहाँ पे इरिगेशन इसको सप्लाई की, इरिगेशन वाटर इसको सप्लाई किया, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डैम्पनेस क्रिएट होगी, यानी कि कहीं पे वाटर एक्यूमुलेट होगा। ये जो प्लांट्स हैं ना, उनके रूट्स में यहाँ पे वाटर एक्यूमुलेट होगा, क्या होगा, यहाँ पे एक्यूमुलेट होगा। तो इसके कारण क्या होगी, जो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी है ना रूट्स में, यानी कि रूट जोन में जो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी है ना, वो डिक्रीज होगी। किसके कारण, टू मच वाटर इन रूट जोन ऑफ प्लांट, टू मच वाटर इन रूट जोन ऑफ प्लांट के कारण क्या होगा, ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी यहाँ पे डिक्रीज होगी। एंड इन शॉर्ट यहाँ पे जो ड्रेनेज वगैरह है ना वो स्टॉप हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे वाटर जो है ना ये आपको एक्यूमुलेटेड दिखेगा, तो यही होता है वाटर लॉगिंग। क्लियर, यानी कि कंटिन्यूसली आपको किसी जगह पे वाटर क्या दिखेगा, एक्यूमुलेटेड दिखेगा। तो वाटर लॉगिंग के डिफरेंट काउज होते हैं। क्लियर, लाइक हमने देखा ओवर एंड इंटेंस इरिगेशन हमने की, ज़्यादा इरिगेशन हमने की, या फिर अगर कोई किनाल है वहाँ पे सीपेज हो रही है। क्लियर, या फिर जो ड्रेनेज हमारी है वो क्या है, पुअर ड्रेनेज है, यानी कि अच्छा ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, या फिर अगर कंटिन्यूसली फ्लडिंग हो रही हो, या फिर कंटिन्यूस रेन आ रही हो, तो इनके कारण क्या होती है, वाटर लॉगिंग हो रही है। एंड देखिए ये वाले पोर्शन में अच्छे से यहाँ पे जो प्लांट्स हैं ना उनकी ग्रोथ हुई है, बट ये वाला रीजन देखिए जहाँ पे वाटर लॉगिंग हुई है यहाँ पे अच्छी ग्रोथ नहीं होती है। क्लियर, तो इसको भी हम रिड्यूस कर सकते हैं। क्लियर। अब देखिए सॉइल सैलिनाइजेशन, जो सॉइल सैलिनाइजेशन होती है ना ये किसके कारण होती है, ये मेनली वाटर लॉगिंग के कारण होती है। क्लियर। अब यहाँ पे क्या होता है सॉइल सैलिनाइजेशन में, अभी हमने बात की जो प्लांट्स हैं ना उनके रूट्स हैं ना, यहाँ पे जो डिफरेंट साल्ट्स हैं ना वो डिपॉजिट हो जाते हैं। क्लियर, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सॉइल सैलिनाइजेशन। तो इसके कारण क्या होती है, जो फर्टिलिटी होती है सॉइल की वो कम होती है, एंड जो क्रॉप्स वगैरह हैं ना हमारे वो डैमेज होते हैं। अब यहाँ पे है डिफरेंट मेथड्स। क्लियर, किसको हमने देखा, यहाँ पे वाटर लॉगिंग के कारण क्या हुई, डिस्ट्रक्शन हुई, सॉइल सैलिनाइजेशन हुई हमारी सॉइल की। अब इसको हम यहाँ पे ठीक कर सकते हैं, यानी कि डिफरेंट, या फिर इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ पे। एंड इसी को हम बोलते हैं सॉयल रिक्लेमेशन। क्या बोलते हैं, सॉयल रिक्लेमेशन। सॉयल रिक्लेमेशन मीनिंग जो हमारा अनकल्टिवेटेड लैंड था, यानी कि ये जो लैंड हमारा अनकल्टिवेटेड हुआ था इसको हम बनाते हैं फिट किसके लिए, कल्टीवेशन के लिए। क्लियर, फिट कैसे बनाते हैं, जो रूट जोन है ना प्लांट के रूट जोन, वहाँ पे जो साल्ट्स हैं ना उनको हम रिमूव करते हैं, यानी कि वो जो साल्ट्स एक्सेस साल्ट डिपॉजिट हुए थे कहाँ पे, रूट जोन में, ड्यू टू वाटर लॉगिंग या फिर सैलिनाइजेशन के कारण, तो इनको हम क्या करते हैं, रिमूव। एंड यहाँ पे हम अच्छे से प्लांट्स को कल्टीवेट करते हैं। तो यहाँ पे होते हैं डिफरेंट मेथड्स का आपको यहाँ पे नाम याद रखना ही रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पेपर्स में पूछा जा चुका है इनको। पहला यहाँ पे लीचिंग। अब लीचिंग में क्या होता है, लीचिंग में सिंपली जो एक्सेस साल्ट है रूट जोन में उनको हम रिमूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लडिंग। तो लीचिंग किसके लिए यूज़ की जाती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो अगर अल्कलाइन सॉइल है ना हमारी तो वहाँ पे हम लीचिंग करेंगे। क्लियर। एडिशन ऑफ जिप्सम, तो ये भी अल्कलाइन सॉइल के लिए, हाँ, या फिर एडिशन ऑफ लाइम करेंगे हम अगर वहाँ पे एसिडिक सॉइल है। देखिए अल्कलाइन क्या होता है, एसिडिक क्या होता है, एक पीएच स्केल होती है ना, पीएच स्केल में नंबरिंग क्या होती है, 0 to 14। क्लियर, 0 to 14। एंड 0 to 7 क्या होता है, ये होता है एसिडिक रेंज, आई होप आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। 7 to 14 ये क्या होता है, बेसिक या फिर अल्कलाइन रेंज। क्लियर, तो 0 to 7 एसिडिक रेंज, 7 to 14 होता है बेसिक या फिर अल्कलाइन रेंज। तो इसी से हम सॉइल का पीएच जो है ना वो मेजर करते हैं। तो अगर सॉइल का पीएच क्या होगा, ग्रेटर देन 7 होगा तो हम बोलेंगे अल्कलाइन सॉइल, अगर सॉइल का पीएच लेस देन 7 होगा तो हम बोलेंगे एसिडिक सॉइल। तो लाइम यूज़ हम करेंगे किसके लिए, एसिडिक सॉइल के लिए। लीचिंग एंड जिप्सम हम यूज़ करेंगे अल्कलाइन सॉइल के लिए। एंड साथ ही में हम गुड ड्रेनेज प्रोवाइड करेंगे या फिर स्क्रैपिंग करेंगे। क्लियर, स्क्रैपिंग मीनिंग यहाँ पे ये जो टॉप लेयर है ना इसको हम रिमूव करेंगे। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि जो सॉइल रिक्लेमेशन है ना वो कैसे हम करते हैं। अब है यहाँ पे सॉलिड वेस्ट्स। क्लियर, सॉलिड वेस्ट्स जो होते हैं ना, देखिए यहाँ पे इनको हम बोलते हैं रिफ्यूज़। क्या बोलते हैं, रिफ्यूज़। क्लियर, अब ये क्या करते हैं, अगर आप यहाँ पे इनको क्या करोगे, सॉइल में डंप करोगे तो उनके कारण क्या होगी, ऑब्वियसली यहाँ पे जो सॉइल फर्टिलिटी है ना वो डिक्रीज होगी या फिर सॉइल प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होगी। अब
सॉलिड वेस्ट में क्या नहीं आता है, एक्सक्रीटा। एक्सक्रीटा मीनिंग यहाँ पे ह्यूमन वेस्ट या फिर नाइट सॉइल, तो ये इंक्लूड नहीं होता है किसमें, सॉलिड वेस्ट में। तो याद रखिएगा, इट डज नॉट इंक्लूड एक्सक्रीटा या फिर ह्यूमन वेस्ट या फिर नाइट सॉइल। ये जो पॉइंट यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जितने भी पॉइंट यहाँ पे मैं मेंशन करूँगा उतना इनफ रहेगा ये वाले पोर्शन से। क्लियर। अब यहाँ पे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट्स। एक होते हैं म्युनिसिपल वेस्ट्स। क्लियर। तो म्युनिसिपल वेस्ट लाइक सलेज हो गया। सलेज क्या होता है, जो भी वेस्ट हमारे किचन से निकलते हैं या फिर डोमेस्टिक वेस्ट होते हैं तो उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है सलेज। यानी कि हमारे किचन से जो भी वेस्ट निकलते हैं तो वो कहलाते हैं सलेज। इंडस्ट्रियल वेस्ट की अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रीज़ में हैवी मेटल्स या फिर टॉक्सिक मेटल, जिनकी हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी, तो वो निकलते हैं, या फिर फ्लाई ऐश हो गया या फिर स्लज वगैरह हो गया। क्लियर। तो ये कहाँ से निकलते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट से। हजार्ड्स वेस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मेनली पेस्टिसाइड्स आएंगे, रबर आएगा, यहाँ पे डिफरेंट डाइज आएंगी, या फिर हॉस्पिटल वेस्ट जो होते हैं ना, ये कहाँ पे आते हैं, ये कहलाते हैं हजार्ड्स वेस्ट। नेक्स्ट है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वेस्ट या फिर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, या फिर इनको हम बोलते हैं ई वेस्ट। एंड मेनली यहाँ पे क्या आते हैं, लाइक मोबाइल फ़ोन्स आपने कहीं पे फेंक दिया, या फिर जो कंप्यूटर, पुराना कंप्यूटर है वो कहीं पे आपने फेंक दिया, तो ये कहलाते हैं इलेक्ट्रॉनिक वेस्टेज। क्लियर। या फिर ई वेस्टेज इनको बोला जाता है। नेक्स्ट है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्टेज। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्टेज की अगर हम बात करें, ओवरऑल म्युनिसिपल सॉलिड वेस्टेज की। क्लियर। यहाँ पे म्युनिसिपल सॉलिड वेस्टेज है ना, यही। क्लियर। तो ये जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्टेज है ना, ये पॉइंट वहीं पे लिखिएगा। क्लियर। यहाँ पे मिस्टेक हुई है तो ये पॉइंट को वहीं पे इंक्लूड कीजिएगा। तो जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्टेज होते हैं ना, इनमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं, एक होता है गार्बेज, देन रबिश, देन एशेस, देन डिब्रीज। क्लियर। डिब्रीज क्या होते हैं, जब कोई पुराना घर वगैरह उनको गिराते हैं तो वहाँ पे जो मलबा निकलता है ना, उसको हम बोलते हैं डिब्रीज। एशेस हो गए जो बर्निंग के कारण जो लास्ट प्रोडक्ट वहाँ पे बचता है। क्लियर। तो ये किस कैटेगरी में आते हैं, ये आते हैं म्युनिसिपल वेस्ट की कैटेगरी में। याद रखिएगा, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है यहाँ पे इफेक्ट्स ऑफ सॉलिड वेस्टेज। अब ये जो सॉलिड वेस्टेज है ना, जिनको हमने डंप किया कहीं पे। क्लियर। अब इनके कारण क्या इफेक्ट होते हैं, देखिए यहाँ पे पहला इफेक्ट कि सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो डिक्रीज होगी। दूसरा इफेक्ट कि जब आप यहाँ से मूव करोगे तो आपको यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपको फ्यूअल स्मेल आएगा। किन के कारण, जो फ्यूअल गैस यहाँ पे होते हैं उनके कारण। तो यहाँ पे क्या रिलीज होगा, मीथेन रिलीज होगा एंड H2S होगा। H2S के कारण क्या होती है, यहाँ पे रॉटन एग्स स्मेल आती है। तो देखिए ये हैं डिफरेंट इफेक्ट्स। या फिर अगर यहाँ पे कोई नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होगा, लाइक पॉलीथीन हो गया, प्लास्टिक हो गया, तो वो क्या करते हैं, वो फिर डिफरेंट टाइप्स का पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं एंड वो क्या करते हैं, फिर हमारी हेल्थ को डैमेज करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे डिस्पोजल मेथड। क्लियर। यानी कि ये जो वेस्ट है ना, उनको हम किस टाइप से यहाँ पे डंप कर सकते हैं या फिर डिस्पोज कर सकते हैं ताकि जो पोल्यूशन है ना वो रिड्यूस हो जाए। तो इसके हैं डिफरेंट मेथड्स, यहाँ पे एक एक करके हम देखते हैं। पहला है यहाँ पे लैंड फिलिंग। जो लैंड फिलिंग मेथड है ना, ये मेनली आजकल सिर्फ आपको इंडिया में दिखेगा, जो बाकी एडवांस्ड कंट्रीज है ना वहाँ पे आपको ये नहीं दिखेगा। होता क्या है यहाँ पे, यहाँ पे हमें वेस्ट प्रोड्यूस हुए, सॉलिड वेस्ट वगैरह, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक सॉइल है ना इसको डिग करते हैं। यानी कि यहाँ पे जो सॉइल है ना इसको हम डिग करते हैं, तो इन वेस्ट को हम यहीं पे डंप करते हैं। क्लियर। फिर क्या करते हैं, हम ऊपर से ये वाला जो यहाँ पे गड्ढा है हमने खोदा था, इसके ऊपर हम यहाँ पे फिर सॉइल कवरिंग करते हैं। देखिए यहाँ पे सॉइल कवरिंग हो रही है, या फिर यहाँ पे देखिए सॉइल कवरिंग हो रही है। एंड ये जो सॉइल कवरिंग होती है मेनली 1 to 1.5 मीटर लेयर चढ़ाई जाती है। क्लियर। तो ये याद रखिएगा, लैंड फिलिंग में क्या किया जाता है, यहाँ पे कंपैक्टेड सॉलिड सॉइल लेयर यहाँ पे चढ़ाई जाती है। अंदर क्या रहेंगे, अंदर रहेंगे सॉलिड वेस्ट। क्लियर। इन शॉर्ट। नेक्स्ट है यहाँ पे कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग जो होता है इट इज़ बेस्ट मेथड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है, क्योंकि ये होता है इकोलॉजिकली एक्सेप्ट, क्योंकि ये ज़्यादा डैमेज नहीं करता है। क्लियर। एंड ये मेनली किन के लिए किया जाता है, ये मेनली ऑर्गेनिक वेस्टेज के लिए किया जाता है जनरली, गाँव एंड स्पेशली सिटीज़ में भी आपको ये दिखेगा। क्लियर। कंपोस्टिंग मेथड। क्लियर। एंड मेनली आप याद रखिएगा कि मैन आपको कहाँ पे दिखेगा, रूरल एरियाज़ में। क्लियर। लाइक आपने डिफरेंट गांव जो है ना वहाँ पे आपने देखे होंगे कि ये जो प्रोजेक्ट है ना ये बनाए जाते हैं। एंड यहाँ पे क्या किया जाता है, जो भी वेस्ट निकलते हैं क्लियर लोकलिटी में, उनको वहीं पे एक ही जगह डंप किया जाता है, फिर इनकी ट्रीटमेंट की जाती है। मेनली आपको कहाँ पे दिखेगा, रूरल एरियाज यानी कि गाँव में। अब यहाँ पे होते हैं दो मेथड, एक होता है इंडोर मेथड, दूसरा होता है बैंगलोर मेथड। इंडोर
मेथड, यानी कि ये कहाँ पे अडॉप्ट किया जा गया था पहली बार, इंडोर में, क्लियर। एंड बैंगलोर कहाँ पे, बैंगलोर में। अब देखिए इंडोर मेथड जो होता है ना, इसको हम बोलते हैं एरोबिक, यानी कि इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे क्लियर, यानी कि ओपन एटमॉस्फेयर में यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंपोस्टिंग करते हैं। बैंगलोर मेथड क्या है, बैंगलोर मेथड में क्या होता है, एनारोबिक कंडीशन में, यानी कि ये जो पोर्शन है ना, इसकी कवरिंग की जाती है ऊपर से, क्या की जाती है, कवरिंग, यानी कि इन एब्सेंस ऑफ ईयर यहाँ पे क्या की जाती है, कंपोस्टिंग की जाती है। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे बर्निंग, क्लियर, यानी कि सॉलिड्स जो हमें निकले, वेस्ट, सॉलिड वेस्ट हमें निकले, इनकी क्या कर सकते हैं हम, बर्निंग। पहला हमने देखा उनको हम कर सकते हैं डंप, क्लियर, यानी कि लैंड फिलिंग। सेकंड हमने देखा उनको हम कंपोस्टिंग कर सकते हैं, यानी कि हम बनाते हैं कोई शड़ वगैरह, फिर उनको हम वहीं पे फेंकते हैं, फिर उनकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे बर्निंग। बर्निंग यानी कि ये जो वेस्ट है ना, उनको हम क्या करें, बर्न करें डायरेक्टली। तो यहाँ पे दो मेथड्स होते हैं, वन इज इंसिनरेशन एंड अनदर इज पायरोलिसिस। इंसिनरेशन में क्या होता है, यहाँ पे जो बर्निंग होती है वो होती है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्लियर। यहाँ पे क्या होती है, जो बर्निंग होती है वेस्ट की, वो होती है इन प्रेजेंस ऑफ यहाँ पे ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, क्लियर, यानी कि एरोबिक कंडीशंस में। एंड जनरली किन के लिए यूज़ किया जाता है, उन मटेरियल्स के लिए जिनका कैलोरीफिक वैल्यू जो होगा वो हाई होगा। पायरोलिस की अगर हम बात करें तो पायरोलिस जो है ना, मेनली एनारोबिक कंडीशंस में की जाती है, या फिर लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में की जाती है, क्लियर। यहाँ पे एक ग्राइंडिंग मशीन होती है, तो इसी में क्या किया जाता है, इसी में यहाँ पे जो वेस्ट वगैरह है ना, उनको डंप किया जाता है। एंड किनको यहाँ पे यूज़ किया जाता है, मेनली प्लास्टिक एंड रबर वेस्ट को, क्लियर, क्योंकि प्लास्टिक एंड रबर वेस्ट को आप खुले में, लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं कहाँ पे, इंसिनरेशन में यहाँ पे वेस्ट की बर्निंग हो रही है, तो इनको खुले में यहाँ पे छोड़ा जा रहा है। बट प्लास्टिक एंड रबर वेस्ट को आप ओपनली बर्निंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट होगा, क्लियर। तो उनको क्या करते हैं हम, लिमिटेड सप्लाई में, यानी कि यहाँ पे उनकी पायरोलिस होती है। एंड ये होता है मोस्ट एफिशिएंट मेथड, किसके लिए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिए। क्योंकि यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है, जो प्लास्टिक रबर वेस्ट होते हैं ना, उनकी जब बर्निंग होती है तो यहाँ पे ऑयल एंड डिफरेंट गैस यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, एंड उनको हम फिर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है पल्वराइजेशन। पल्वराइजेशन क्या है, ये सिंपली एक ग्राइंडिंग मशीन है, क्लियर, आपने देखी होगी ग्राइंडिंग मशीन। तो यहाँ पे जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं सॉलिड्स को, सॉलिड के, उनको यहाँ पे ब्रेक किया जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में, क्लियर। एंड यहाँ पे फिर क्या होता है, यहाँ पे जो वेस्ट है ना, उनका जो वॉल्यूम है ना, वो रिड्यूस होता है। इन शॉर्ट यहाँ पे याद रखिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे नॉइस पॉल्यूशन की। अब नॉइस क्या होती है, देखिए, नॉइस होती है अनवांटेड साउंड। यहाँ पे आप देखिए काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है, क्लियर। तो अगर आप काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक में फंस गए यहाँ पे, तो वहाँ पे डिफरेंट हॉर्न्स बजाई जाती हैं, तो उसके कारण क्या होती है, एक अनवांटेड साउंड प्रोड्यूस होती है, लाउड साउंड, डिस्टर्बिंग साउंड, वो आपको क्या करती है, डिस्टर्ब करती है। इन शॉर्ट अगर वो प्लीजेंट साउंड नहीं होगी तो वो कहलाती है नॉइस पॉल्यूशन, क्लियर। अब डिफरेंट सोर्स हैं यहाँ पे नॉइस पॉल्यूशन के, इंडस्ट्रीज हो गए, या फिर मशीन्स हो गए, या फिर क्रैकर्स हो गए, या फिर ब्लास्टिंग हो गई, क्लियर, या फिर डोमेस्टिक गैजेट्स हम यूज़ करते हैं, लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं लाउड स्पीकर वगैरह, या फिर पोर्टेशन व्हीकल। तो इनके कारण क्या होता है, इनके कारण नॉइस पोल्यूशन क्रिएट होता है। तो ये है डिफरेंट सोर्स। अब ये जो नॉइस पोल्यूशन है ना, इसकी इंटेंसिटी मेजर की जाती है डेसिबल यूनिट्स में, एंड इसको हम डिनोट करते हैं डीबी, क्लियर। एंड ये जो यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है यहाँ पे नॉइस पोल्यूशन का, दैट इज हर्ट्स, यानी कि हर्ट्स में हम मेजर करते हैं। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे, इनको याद रखिएगा। जस्ट ऑडिबल साउंड हम किसको बोलते हैं, यानी कि अगर जो साउंड है दैट इज़ 10 डेसिबल, क्लियर, यानी कि यूनिट जो है दैट इज़ 10 डेसिबल, यानी कि इंटेंसिटी जो है दैट इज़ 10 डेसिबल, इसको हम बोलेंगे जस्ट ऑडिबल साउंड। विस्पर अगर 20 डेसिबल। नॉर्मल कंजर्वेशन, यानी कि नॉर्मल जो हम बातचीत करते हैं ना, लाइक मैं आपके साथ अभी नॉर्मल बातें कर रहा हूँ, क्लियर। तो नॉर्मल कन्वर्सेशन में जो इंटेंसिटी होती है दैट इज़ 60 डेसिबल। लाउडेस्ट साउंड, यानी कि विदाउट मच डिस्कम्फर्ट, यानी कि जो लाउडेस्ट साउंड आप बियर कर सकते हो विदाउट मच डिस्कम्फर्ट, यानी कि आपके जो कान है ना, उन पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो वो कितनी होती है, 80 डेसिबल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये जो वैल्यू है ना, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट। अब हजार्ड साउंड, यानी कि डेंजरस साउंड, यानी कि अनकम्फर्ट साउंड, तो दैट इज़ ग्रेटर देन 80 डेसिबल। जब भी साउंड 80 डेसिबल को एक्सीड करे तो वो कहलाती है हजार्ड साउंड। अब देखिए जो 120 डेसिबल है ना, अभी हमने बोला अगर ग्रेटर देन 80 डेसिबल होगी तो वो हम बोलते हैं ये हो गया नॉइस पोल्यूशन, क्लियर, वो हो गया नॉइस पोल्यूशन। बट
120 डेसिबल को हम हियर कर सकते हैं विदाउट डिस्कम्फर्ट, कितने टाइम के लिए? 30 सेकंड्स के लिए। ये भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे नॉइज पोल्यूशन के कारण डिफरेंट इफेक्ट्स। पहला इफेक्ट है यहाँ पे ऑडिटरी इफेक्ट। ऑडिटरी इफेक्ट मीनिंग ऑडिटरी फैटिग आपको यहाँ पे फील होगी, क्लियर। ऑडिटरी फैटिग मीनिंग यहाँ पे आपके जो कान है ना वहाँ पे आपको विस्लिंग फील होगी या फिर बजिंग फील होगी वहाँ पे, क्लियर। एंड ये जनरली कब होती है? जब नॉइज की इंटेंसिटी जो होती है दैट इज़ 90 डेसिबल। सॉरी, लेट मी टेक वाटर फर्स्ट। नेक्स्ट है यहाँ पे हियरिंग लॉस। तो हियरिंग लॉस जो है ना ये आपको दो टाइप के मिलेंगे, एक टेम्परेरी लॉस, दूसरा यहाँ पे परमानेंट लॉस, क्लियर। जो हियर टेम्परेरी लॉस है ना इसको हम कभी कभार बोलते हैं टेम्परेरी थ्रेशोल्ड शिफ्ट भी, क्लियर। तो ये जो टेम्परेरी लॉस होता है ना ये जनरली 1 से 2 दिन तक आपको दिखेगा, फिर आप जो जैसे नॉर्मल है ना वैसे आप दिखोगे, क्लियर। तो ये कभी कभार होता है, यानी कि रिपीटेड होता है, आपको 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 4 महीने के बाद या फिर 1 साल में 1-2 बार फील होगा, क्लियर। तो ये होता है टेम्परेरी लॉस। अब अगर साउंड की इंटेंसिटी कितनी है 140 डेसिबल, या फिर अगर इन टर्म्स ऑफ प्रेशर हम इसको डिफाइन करें यहाँ पे दैट इज़ 200 पास्कल, यानी कि 140 डेसिबल इज इक्वल टू 200 पास्कल, क्लियर, प्रेशर में। तो अगर 140 डेसिबल तक साउंड पहुँच जाए, क्लियर, तो जो हेल्दी ह्यूमन हीयर है ना उसमें क्या स्टार्टिंग होती है? उसमें पेन स्टार्टिंग होती है, यानी कि अब यहाँ पे खतरा है, यानी कि अगर थोड़ा बहुत भी अब यहाँ पे इंटेंसिटी में इंक्रीज हुई तो यहाँ पे परमानेंट हियरिंग लॉस हो सकता है, यानी कि जो ईयर ड्रम है ना वो रप्चर हो सकता है। देखिए 150 पे आप, यानी कि 140 पे क्या हो रहा था, जो ह्यूमन ईयर है ना इसमें अब पेन स्टार्ट हो रही थी, क्या हो रही थी? पेन स्टार्ट हो रही थी। 150 पे क्या होता है? 150 पे होता है परमानेंट डैमेज ऑफ ईयर, यानी कि जो मेम्ब्रेन होता है ना हमारे ईयर का वो रप्चर हो जाता है। क्या हो जाता है? रप्चर हो जाए तो इट कैन लीड टू डेफनेस। तो ये याद रखिएगा, क्लियर। 150 डेसिबल और मोर। इवन अगर कंटिन्यूस एक्सपोजर हो रहा है 80 to 100 डेसिबल, यानी कि कंटिन्यूसली, यानी कि दिन में आपको 5-6 घंटे 80 to 100 डेसिबल की साउंड आ रही है, तो इट कैन आल्सो लीड टू परमानेंट डैमेज। नेक्स्ट है यहाँ पे नॉन ऑडिटरी इफेक्ट। अभी हमने देखे ऑडिटरी इफेक्ट। नॉन ऑडिटरी इफेक्ट में क्या होता है जनरली? नॉन ऑडिटरी अगर यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ 300 to 50 हर्ट्ज साउंड की, क्लियर। तो यहाँ पे जो नॉर्मल कन्वर्सेशन है ना, लाइक आप देख रहे हो यहाँ पे ये बंदा इन लेडीज़ के साथ यहाँ पे बात कर रहा है, यहाँ पे ये दो जो है ना ये भी आपस में बात करेंगे, तो यहाँ पे क्या फील होगी? यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन फील होगी, यानी कि यहाँ पे जो इंटरफेरेंस है ना स्पीच में वो आएगा। तो ये कब होता है? जब जो यहाँ पे साउंड है ना साउंड की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 300 to 500 हर्ट्स। या फिर नॉन ऑडिटरी इफेक्ट में आएंगे साइकोलॉजिकल चेंज, क्लियर, लाइक, या फिर फिजियोलॉजिकल चेंज लाइक राइज इन बीपी, या फिर हार्ट रेट, या फिर ब्रीदिंग, क्लियर। कुछ बंदे होते हैं ना जो शोर में रहते हैं तो उनकी जो हार्ट रेट है ना वो बढ़ जाती है, या फिर उनका बीपी जो है ना वो हाई हो जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे कुछ डेटा, ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है, क्लियर। तो ये है परमिसिबल डेटा। तो ये याद रखिए यहाँ पे ये है परमिसिबल डेटा, यानी कि इतनी साउंड की इंटेंसिटी परमिट है। देखिए ये है इंडस्ट्रियल एरिया, कमर्शियल एरिया, रेजिडेंशियल एरिया, साइलेंट जोन। डे टाइम में इंडस्ट्रियल एरिया में 75, एंड ये जो वैल्यूज है ना ये डेसिबल्स में है, क्या है? डेसिबल्स में। तो इंडस्ट्री में डे टाइम में 75 डेसिबल तक साउंड जो है ना दैट इज़ अलाउ। कमर्शियल में 65 डेसिबल, रेजिडेंशियल 55 डेसिबल, साइलेंट जोन में 50 डेसिबल। साइलेंट जोन में क्या आते हैं? साइलेंट जोन में स्कूल आते हैं, हॉस्पिटल आते हैं, क्लियर। नाइट टाइम में, क्योंकि नाइट टाइम में जो शोर होता है वो कम होता है, तो जो साउंड की इंटेंसिटी है ना वो कम होनी चाहिए। इंडस्ट्री में कितनी? 70 डेसिबल, कमर्शियल में कितनी? 55 डेसिबल, रेजिडेंशियल में कितनी? 45 डेसिबल, एंड यहाँ पे साइलेंट जोन में कितनी? दैट इज़ 40 डेसिबल। एंड ये कब लाए गए थे? ये लाए गए थे अकॉर्डिंग टू 2000 जो नॉइस पोल्यूशन रूल्स आए थे 2000 में, तो वहाँ पे ये मेंशन किया गया है, तो इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट साइलेंट जोन। साइलेंट जोन हम किसको बोलेंगे? साइलेंट जोन हम बोलेंगे लेट, अगर ये है हॉस्पिटल या है यहाँ पे कोई स्कूल, अगर इस स्कूल से आप विद इन 100 मीटर्स हो, क्लियर, विद इन 100 मीटर्स, तो वो कहलाता है साइलेंट जोन, यानी कि यहाँ तक जो है दैट इज साइलेंट जोन। इस जोन से आप बाहर निकलोगे तो वो साइलेंट जोन नहीं कहलाएगा, क्लियर। तो साइलेंट जोन में अभी हमने देखा 50
एट डे टाइम 50 डेसिबल एंड नाइट टाइम में 40 डेसिबल। तो ये याद रखिएगा, इसमें आते हैं हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वगैरह। नेक्स्ट है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड 494, तो इसके अकॉर्डिंग कितने डेसिबल अलाउ हैं? तो रूरल जोन में 25 to 35 डेसिबल, सब अर्बन में 30 to 40 डेसिबल, अर्बन रेजिडेंशियल में 35 to 45 डेसिबल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको काफ़ी बार पूछा जा चुका है। रेजिडेंशियल बिजनेस एरिया में क्लियर, वहाँ पे कितनी साउंड की इंटेंसिटी अलाउेबल है, दैट इज़ 40 to 50 डेसिबल। सिटी एरिया में 45 to 60 डेसिबल। तो इनको डायरेक्ट याद रखिएगा, स्पेशली जॉब एग्ज़ाम के लिए आपको याद रखना ही रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पे कंट्रोल। अब जो नॉइज़ पोल्यूशन है ना, इसको कंट्रोल करने की डिफरेंट मेथड हैं। वन इज साउंड कंट्रोल, यानी कि जो साउंड आ रही है किससे, सोर्स से। वन इज साउंड कंट्रोल फ्रॉम सोर्स, यानी कि जो सोर्स है ना उसी से आप डायरेक्टली कंट्रोल करो। यानी कि लेट अगर यहाँ पे कोई लाउड स्पीकर बज रहा है तो इसकी जो साउंड है ना वो कम करो। देन ब्लॉकिंग पाथ ऑफ नॉइज़, यहाँ पे आप यहाँ पे कोई पर्दा लगा सकते हो, या फिर खिड़की वगैरह बंद कर सकते हो। तो या फिर साउंड एब्जॉर्बर जो होते हैं लाइक एकॉस्टिक टाइल्स होते हैं, तो इनको आप यूज़ कर सकते हो। या फिर इंक्रीजिंग पाथ लेंथ, क्लियर, यानी कि यहाँ पे आप डिफरेंट बैरियर लगा सकते हो साउंड में। या फिर प्रोटेक्टिंग रिसिप्टेंट, यानी कि जिसकी तरफ साउंड आ रही है उसी को हम यहाँ पे प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये होते हैं 4 फंडामेंटल कंट्रोल्स, क्लियर। साउंड कंट्रोल एट सोर्स, यहाँ पे याद रखिएगा एट सोर्स। देन ब्लॉकिंग पाथ ऑफ नॉइज। तो ये होते हैं 4 फंडामेंटल कंट्रोल मेजर्स। और भी मेथड है लाइक ग्रीन वेजिटेशन, आप अपने हाउस के अराउंड ग्रीन वेजिटेशन लगा सकते हो, तो उस कारण भी क्या होता है, जो नॉइस है ना वो कम हो जाती है। या फिर ग्रीन मफलर भी इसको बोला जाता है। या फिर ईयर मफ्स आप यूज़ कर सकते हो, क्लियर, ईयर प्लग्स आप यूज़ कर सकते हो। या फिर डिफरेंट लॉज एंड रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे जनरली हम देखते हैं, लेट ये है मेरा घर, क्लियर, ये है मेरा घर, एंड ये है मेरे नेबर का घर यहाँ पे, क्लियर, ये है मेरे नेबर का घर यहाँ पे, ये है मेरा घर मी, एंड ये है मेरे नेबर का घर। तो मैं यहाँ पे पढ़ाई कर रहा हूँ, एंड मेरा जो नेबर है ना इसने यहाँ पे लाउड स्पीकर लगाया है। क्या लगाया है, लाउड स्पीकर। तो मैं क्या हो रहा हूँ यहाँ पे, डिस्टर्ब हो रहा हूँ, क्योंकि नॉइज़ यहाँ पे क्रिएट हो रही है, क्लियर। तो व्हेन समवन कैन रजिस्टर ए कंप्लेंट, यानी कि आप कब अपने नेबर या फिर किसी और के खिलाफ यहाँ पे कंप्लेंट दर्ज कर सकते हो, कब, व्हेन एम्बिएंट नॉइज स्टैंडर्ड एक्सीड्स 10 डेसिबल। काफ़ी बार पूछा जा चुका है, यानी कि हमने बोला था 80 डेसिबल तक ओके है, यानी कि 80 डेसिबल तक ओके है। अगर 80 के बाद हुई तो वो कहलाता है नॉइज पोल्यूशन जनरली। यानी कि व्हेन एम्बिएंट नॉइज स्टैंडर्ड एक्सीड्स 10 डेसिबल, यानी कि अगर जो नॉइज है ना वो कितनी आ रही है, 90 डेसिबल की, क्लियर। नेक्स्ट, अब अगर कोई बंदा जो नॉइस पोल्यूशन रेगुलेशंस हैं या फिर एक्ट्स हैं उनका वायलेशन कर रहा है, तो उसको सेक्शन 15 के तहत पेनलाइज किया जा सकता है। तो ये भी याद रखिएगा, क्लियर। एंड नॉइस इज इंक्लूडिंग इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, क्लियर, कब किया गया था, इन सेक्शन 1 ऑफ ईयर एक्ट 1981। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। जनरली आपने ये साइंस में पढ़े होंगे, क्लियर। जो ह्यूमन ईयर होता है इट कैन हियर फ्रॉम 20 to 2000 हर्ट्स, इसी को हम बोलते हैं ऑडिबल साउंड। बट सेंसिटिव के जोन में रहता है, दैट इज़ 500 to 5000 हर्ट्स। बट ये वैल्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 20 to 20,000 हर्ट्स, काफ़ी बार पूछा जा चुका है, क्लियर। बट जो चिल्ड्रन होते हैं विथ लेस देन 5 ईयर्स एज, तो उनमें कितनी होती है, उनमें 25,000, यहाँ पे 25,000 हर्ट्स तक इनकी फ्रीक्वेंसी होती है किसी साउंड की। तो ये याद रखिएगा। अब हम देखेंगे ये वाले टॉपिक के रिलेटेड कुछ आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे पहला है यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इज इको फ्रेंडली। तो इको फ्रेंडली कौन माना जाता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, कल्टीवेशन ऑफ हाई यील्ड वेराइटीज, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ग्रोइंग प्लांट्स इन ग्लास हाउस। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो होती है वो क्या होती है, इको फ्रेंडली होती है, क्लियर। नेक्स्ट, फॉर रिकलमेशन ऑफ एसिडिक सॉइल। तो एसिडिक सॉइल की यहाँ पे बात कर रहा है, तो एसिडिक सॉइल में हमने देखा था लाइम हम यूज़ करते हैं, अगर अल्कलाइन होगी तो हम लीचिंग एंड जिप्सम यूज़ करेंगे। विच आर द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया रिसीव्ड, करंट अफेयर्स में है, द UN अवार्ड फॉर बिकमिंग वर्ल्ड फर्स्ट 100% ऑर्गेनिक स्टेट। तो कौन बना था वो, तो वो बना था सिक्किम। तो ये भी याद रखिएगा, वर्ल्ड फर्स्ट 100% ऑर्गेनिक स्टेट। विच आर द फॉलोइंग लीड्स टू वाटर लॉगिंग। तो वाटर लॉगिंग के डिफरेंट रीजन्स मैंने मेंशन किए थे, ओवर एंड
इंटेंस इरीगेशन, या फिर अगर ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं होगा, फ्रीक्वेंट फ्लडिंग होगी, तो ऑल ऑफ दिस यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, द मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, यानी कि सॉइल कंजर्वेशन का जो मोस्ट इफेक्टिव मेथड है, हमने देखे थे ऑर्गेनिक फार्मिंग, सॉइल वेस्ट डिस्पोजल, फिर हमने देखे थे सॉइल कंजर्वेशन। तो सॉइल कंजर्वेशन की बात कर रहा है तो जो बेस्ट मेथड होता है दैट इज कंस्ट्रक्ट चेक डैम, क्योंकि ये जो होता है इट इज़ ए चीप मेथड। क्लियर। नेक्स्ट, द मोस्ट सुटेबल सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल मेथड फॉर रूरल एरियाज, तो रूरल एरियाज की यहाँ पे बात कर रहा है तो मोस्ट सुटेबल मेथड जो होता है रूरल एरियाज में तो दैट इज कंपोस्टिंग। क्लियर। विच आर द फॉलोइंग सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल मेथड इज इकोलॉजिकली एक्सेप्टेड मेथड, तो इकोलॉजिकली एक्सेप्टेड मेथड भी कौन होता है, दैट इज कंपोस्टिंग, बी। तो देखिए यहाँ पे ओनली बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। द डेली कवर ऑफ MSW लैंडफिल्स, कौन सा, तो लैंडफिल्स की बात हो रही थी। तो मैंने आपको मेंशन किया कि आजकल आपको लैंडफिल कहीं कहाँ पे दिखेगा, खाली इंडिया में दिखेगा। तो यहाँ पे डिफरेंट सॉलिड्स जो है इनको डंप किया जाता है, फिर यहाँ पे सॉइल की लेयर चढ़ाई जाती है, तो कंपैक्टेड सॉइल यहाँ पे चढ़ाई जाती है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी एम्प्लॉयड फॉर प्लास्टिक एंड रबर वेस्ट डिस्पोजल, तो प्लास्टिक एंड रबर वेस्ट डिस्पोजल के लिए हम क्या करते हैं, हम पायरोलिसिस करते हैं, क्योंकि रबर एंड प्लास्टिक को हम खुले में यहाँ पे बर्निंग नहीं करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्रिहेंसिव क्लासिफिकेशन इज यूज्ड फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट। क्लियर। रेजिडेंशियल, कमर्शियल एंड ट्रीटमेंट प्लांट वेस्ट क्लासिफिकेशन की बात हो रही है, स्पेशली किन की, सॉलिड वेस्ट की बात हो रही है। देन फूड डिमोलिशन एंड कंस्ट्रक्शन वेस्ट, म्यूनिसिपल, इंडस्ट्रियल एंड हजार्ड्स, तो ये हमने देखे थे किन की क्लासिफिकेशन थी, ये मेनली सॉलिड वेस्ट की क्लासिफिकेशन थी, म्यूनिसिपल, इंडस्ट्रियल एंड हजार्ड्स। क्लियर। नेक्स्ट, द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ ऑडिबिलिटी ऑफ हेल्दी पर्सन, तो हेल्दी पर्सन की फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है यहाँ पे। क्लियर। तो फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 20 to 20,000 हर्ट्स। नेक्स्ट, द परमिसिबल नॉइज लेवल फॉर कमर्शियल एरिया एट डे टाइम, तो कमर्शियल एरिया की बात हो रही है डे टाइम, तो वहाँ पे मैंने मेंशन किया था डे एंड नाइट, तो देखिए डे टाइम में 65 डेसिबल। विच वन ऑफ द वन इज द इंटेंसिटी लेवल ऑफ नॉइज, तो काफ़ी ईजी है, तो वो रहेगा डेसिबल। क्लियर। इंटेंसिटी लेवल की बात कर रहा था। द लेवल ऑफ नॉइज ड्यूरिंग नॉर्मल कन्वर्सेशन, तो नॉर्मल कन्वर्सेशन में कितनी रहनी चाहिए, तो नॉर्मल कन्वर्सेशन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो नॉर्मल कन्वर्सेशन में जनरली रहना चाहिए 30 to 60 डेसिबल। इफ़ ए पर्सन वायलेट्स नॉइज पोल्यूशन रेगुलेशन ही विल बी पेनलाइज्ड अंडर, तो इसको पेनलाइज किया जाएगा अंडर सेक्शन 15। नेक्स्ट, when did the noise pollution regulation and control rules established in India, तो उनको कब इस्टेब्लिश किया गया था, तो दैट वाज इन 2000। परमानेंट हेयर लॉस में occur when साउंड इंटेंसिटी में रीच, तो परमानेंट हेयर लॉस यानी कि मेम्ब्रेन रप्चर हो सकता है कब, अगर जो साउंड की इंटेंसिटी है वो कितनी आ रही है, दैट इज 150 डेसिबल। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे, द मैक्सिमम साउंड लेवल बियॉन्ड विच इट इज़ रिगार्डेड एज ए पोल्यूटेंट इज, यानी कि वो कौन सी लिमिट है जिसके बियॉन्ड, वो कौन सी इंटेंसिटी की लिमिट है जिसके बियॉन्ड हम बोलेंगे जो नॉइस है दैट इज़ ए पोल्यूटेंट, तो सिंपली है 80 डेसिबल, यानी कि जब भी साउंड ग्रेटर देन 80 डेसिबल हो जाए तो उसको क्या हम बोलते हैं, उसको हम पोल्यूटेंट बोलेंगे। तो आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी, एंड जिनको PDF चाहिए तो जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कीजिएगा। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।